Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kamran Zaid, and this video lecture is again in continuation of the previous lecture series of lectures where we are discussing about the related terminologies and the legislative procedure in Pakistan. At this point of time, you should be able to differentiate between what is a bill and when it become an act. What is the significance of Senate and National Assembly? What is a rule? Similarly, you should be able to give a referencing of the law. You should be able to understand the section, subsection, clause and subclause. Like the now at this point of time, these terminologies should not be alien to you. If you have any difficulty in understanding or recalling these terminologies which I have just mentioned, kindly go back and watch the previous video lectures, otherwise the lecture will be difficult to comprehend. ओके, स्क्रीन पे जो टेक्स्ट मौजूद है ये आपके ड्रग मैनुअल में से लिया गया है जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग टेक्स्ट है ड्रग एक्ट 1976 का। अच्छा, जब भी हम कोई एक्ट पढ़ना शुरू करते हैं ना तो हमारे जहन में मुख्तलिफ सवालात आते हैं, और या यूं कहें कि हमें एक्ट पढ़ने से पहले उन चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। पहला सवाल तो ये आता है कि भाई इस एक्ट का नाम क्या है। अच्छा, आप लोगों के केस में इस एक्ट को ज़रा सा हम देखते हैं। ये तो आपको पता ही है, मैंने वैसे बता दिया कि क्या एक्ट है। टाइटल की तरफ देखें तो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, ये तो ठीक है, नहीं तो टाइप हुआ हुआ है टाइटल, कोई भी टाइप कर सकता है। मैं यहाँ पर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख दूँ, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती, ये टाइप हुआ हुआ है। आपको लॉ पढ़ रहे हैं, आपको हर चीज़ क्रिटिकली देखनी है। आप ये देखो कि इसका टाइटल क्या होगा। स्क्रीन पर ये कुछ आ रहा था लिखा हुआ, यहाँ पे कहीं आपको ड्रग एक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर कहीं पे भी ड्रग एक्ट लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ड्रग एक्ट कहाँ पर होगा, मतलब इस एक्ट का क्वेश्चन हमारा क्या है कि हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, और जो एक्ट टाइटल पे लिखा हुआ है वो एक्चुअली वही एक्ट है या क्या। तो इसके लिए आपको, आप गौर करें तो हर एक्ट में सेक्शन 1 अमूमी तौर पर होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। कुछ नहीं तो कम से कम शॉर्ट टाइटल तो ज़रूर लिखा होगा। अब यहाँ पर शॉर्ट टाइटल है तो शॉर्ट टाइटल आपको बताएगा कि ये कौन सा एक्ट है। अब आपने पढ़ना शुरू किया शॉर्ट टाइटल, दैट दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द ड्रग्स एक्ट 1976। अब ये नाम कंफर्म हो गया कि हाँ, आप ड्रग एक्ट 1976 पढ़ रहे हो। दूसरा सवाल ये आपके जहन में आता है कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट कब से हुआ, कब से ये इन्फोर्स हुआ, और इस किन जगहों पर ये इम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोविंशियल रूल्स होते हैं ना, तो प्रोविंशियल रूल्स की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ उस प्रोविंस तक होती है, या कभी फेडरल गवर्नमेंट कुछ रूल्स निकालती है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज के लिए, तो उनकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ उस एरिया के लिए होती है, वो भी इधर ही कहीं मेंशन होता है। तो आप किसी भी एक्ट को देखिए, अभी स्क्रीन पे तो मैं ज़्यादा एक्ट्स के दरमियान में स्विचिंग नहीं कर रहा। फिलहाल अगर आप इसे देखें तो ये ड्रग एक्ट 1976 है। इस लेक्चर के बाद आप या इसी को आप पॉज करके ड्रैप एक्ट देख लीजिएगा, उसमें भी सेक्शन 1 में इसी तरीके की बात लिखी होगी। फैक्ट्रीज एक्ट देख लीजिएगा, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट देख लें, वहाँ पर फर्स्ट सेक्शन शॉर्ट टाइटल का होगा। ओके, सो अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि टाइटल कहाँ लिखा होगा, ऊपर हेडिंग पे नहीं होगा, शॉर्ट टाइटल पे लिखा होगा। फिर जहन में सवाल आता है, ओके शॉर्ट टाइटल यहाँ पर है तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं ज़रा इसको सही कर दूँ, ठीक है, ये एन एक्ट टू रेगुलेट और ये प्रीएम्बिल, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो इसको आप इस तरीके से लें कि ये जो लिखा होता है ना प्रीएम्बिल इंट्रोडक्शन है, या यूँ समझ लें आप कि ये शॉर्ट समरी है कि व्हाट दिस एक्ट इज़ अबाउट। अब इसे अगर हम गौर से पढ़ें तो हमें पता चलेगा, मतलब आप पढ़ने से पहले आप इसको देख रहे हैं ना कि मैं ये एक्ट पढ़ने जा रहा हूँ, ये एक्ट किस बारे में आपने पढ़ा, एन एक्ट टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग। ओके, तो इसका मतलब है कि ड्रग से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई, सेल की बात हो गई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो गई, स्टोरेज की बात हो गई, इन सब का अहाता करता है ये एक्ट। अच्छा, क्या इसे मुझे फार्मासिस्ट के हवाले से कोई चीज़ मिलेगी? नहीं, ये
एक्ट सिर्फ ड्रग से रिलेटेड है, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ नहीं, प्राइसिंग के हवाले से इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सेल ऑफ ड्रग का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है प्राइस भी इसके अंदर कहीं ना कहीं कवर हो रही होगी। तो बहरहाल इन शॉर्ट अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं, अभी ड्रग एक्ट को स्पेसिफिकली नहीं देख रहे, अभी मैं सिर्फ इन एरियाज को, इन जो सेगमेंट्स हैं इनको भी डिस्कस करता हूँ। अभी तक हमने देखा शॉर्ट टाइटल के अलावा हमने देखा कि प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल बस इसके बिल्कुल टाइटल के नीचे ही कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है कि इस एक्ट में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अच्छा, दूसरा सवाल ये था, अ, मतलब शॉर्ट टाइटल के बाद ही जो आपके जहन में सवाल आया था कि भाई ये कब से इम्प्लीमेंट है, तो इसका जवाब भी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट में ही मिलेगा। इसमें तीनों सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। शॉर्ट टाइटल आपने देख लिया, एक्सटेंट मतलब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या हैं ना, सब सेक्शन 2 क्रिटिकली देखिएगा, सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। होल ऑफ पाकिस्तान हर वो एरिया जो पाकिस्तान कहलाता है वहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अब पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जहाँ तक हैं वहाँ पर ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। सेक्शन सब सेक्शन 3 क्या कह रहे हैं? सब सेक्शन 3 कह रहे हैं इट शेल कम इनटू फोर्स एट वंस। ओके, जैसे ही ये एक्ट पास हुआ, अच्छा अब आपके जहन में सवाल आता है कि इट शेल कम इनटू फोर्स एट वंस, इसका क्या मतलब है? जब लॉ पास हुआ उस वक्त से बात होगी, या जब ये ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हुआ उस वक्त से होगा, या जब प्रेसिडेंट ने साइन किया? प्रोसीजर तो आपको पूरा पता है ना कि जब हम एक्ट की बात कर रहे होते हैं तो सेनेट से, फिर नेशनल असेंबली से, नेशनल असेंबली सेनेट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट साइन करते हैं, प्रेसिडेंट साइन करने के बाद गजेट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश होता है। तो अब यहाँ पर हमें क्लियर करना है कि ये कब से इन्फोर्स होगा, तो इसको अपने जहन में रखिएगा। जिस दिन पास हुआ आपको ये देखना पड़ेगा कि गजेट ऑफ पाकिस्तान में ये कब पब्लिश हुआ। गजेट ऑफ पाकिस्तान में डेट इसके अंदर मौजूद है, अगर आप ये देखिएगा, मई 18 1976, मई 18 1976 को ये पब्लिश हुआ, और मई 18 1976 से ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया। कहाँ एप्लीकेबल हो गया? ऑल ओवर दी पाकिस्तान। अच्छा, अब एक फिर जहन में सवाल आता है, क्या मतलब 1976, मई 18 1976 से पहले क्या था? कोई लॉ एग्जिस्ट कर रहा था पाकिस्तान में, या बगैर मतलब ड्रग्स की रेगुलेशन कैसे हो रही थी? हम देख रहे हैं ना ये कि ये एक्ट तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग के लिए, इससे पहले ये चीज़ें नहीं हो रही थी, यकीनन हो रही थी। उन्हें कोई लॉ गवर्न कर रहा था? शायद कर रहा हो। इससे इसको देख के तो ये लगता है कि शायद कोई लॉ नहीं था। अब इस सवाल का हमें जवाब देखना है कि क्या इससे पहले कोई लॉ था या नहीं था। अगर लॉ था तो उसका फेट अब क्या होगा? क्या वो ख़त्म हो गया? इसके लिए हमें एक और कंपोनेंट इसमें ढूंढना पड़ेगा, रिपील एंड सेविंग्स। इसी में हमें देखना पड़ेगा, रिपील एंड सेविंग इसी एक्ट में कहीं ना कहीं होता है। अगर आप इसमें जाएं, मैं ज़रा इसको जल्दी से निकालने की कोशिश करता हूँ। या तो ये बिल्कुल शुरू में होना चाहिए जब आप एक्ट्स पढ़ें ना, या तो बिल्कुल नंबर 1 या नंबर 2 में ही कहीं मौजूद होना चाहिए, वरना फिर ये अमूमी तौर पर आखिर में होता है। जैसे ड्रग एक्ट 1976 की बात करें तो इसमें अगर आप देखिएगा, यहाँ क्या, यहाँ ये देखें आप, रिपील्स एंड सेविंग, सेक्शन कौन सा है? अब आप समझ सकते हैं, सेक्शन 45। सेक्शन 45 में लिखा हुआ है रिपील एंड सेविंग। सेक्शन 45 के बाद कुछ है? ज़रा देखते हैं। ख़त्म, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आखिरी सेक्शन है उसमें रिपील्स एंड सेविंग्स है। अब रिपील एंड सेविंग क्या होता है? चलो, रिपील एंड सेविंग मैं 12 बोल तो रहा हूँ, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? देखिए, रिपील का मतलब ये है कि इस एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के बाद कोई लॉ ख़त्म हुआ है। ठीक है, रिपील का मतलब, रिपील आपको ये बताएगा कि इसकी मौजूदगी में, इस एक्ट की मौजूदगी में कोई लॉ ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ। और सेविंग का मतलब ये होता है कि इस लॉ के आने के बावजूद भी कोई और लॉ, सिमिलर लॉ एग्जिस्ट करता रहेगा। ये चीज़ें ज़रूरी क्यों होती हैं? ये चीज़ ज़रूरी होती है ना, देखें ये एक्ट है, और एक्ट अगर आप रिकॉल करें तो इसका जो पहला वर्ड था वो पहला वर्ड था एन एक्ट टू रेगुलेट। अब रेगुलेट का मतलब ये है कि कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं
कुछ ना कुछ आपको मतलब प्रोहिबिशंस भी लगाई होंगी, और जहाँ पर प्रोहिबिशंस लगाएंगे वहाँ पेनल्टीज भी होंगी। ड्रग कोर्ट का भी कोई ना कोई रोल होगा। तो जब किसी किस्म के केसेस चलते हैं या किसी किस्म के कोई ऑफेंसेस होता है, तो उसमें देखा जाता है कि वो किस डेट को हुआ, और उस डेट में उस जोग्राफिकल लोकेशन में कौन सा लॉ इम्प्लीमेंटेड था। इसलिए ये चीज़ ज़रा इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम फोकस कर रहे हैं रिपील पे। जब ड्रग एक्ट 1976 डेट किया थी, डेट ज़रा आप रिकॉल कर लें। ऊपर हमने डेट पढ़ी थी, कब से शुरू हुआ ये। 1976 की डेट थी, मई 1976। उससे पहले कुछ था या नहीं था, अभी हम देख रहे हैं। सब सेक्शन 1 पढ़िएगा, द ड्रग एक्ट 1940, द ड्रग जेनरिक नेम्स एक्ट 1972 एंड द ड्रग्स ऑर्डिनेंस 1976 आर हेयर बाय रिपील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रग एक्ट 1976 के इम्प्लीमेंट या एप्लीकेबल होने से पहले ये 3 एक्ट्स मौजूद थे, इन सबको ख़त्म कर दिया। तो 1976 ड्रग एक्ट 1976 के एप्लीकेबल होने के बाद से तमाम के तमाम पिछले एक्ट्स ख़त्म हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आज की तारीख तक ये ही इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, अब ज़रा सा इसको और देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है ड्रग एक्ट 1940, ये कौन सा एक्ट था। द ड्रग जेनरिक 1972, चलो 72 का तो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान कब बना था। भाई पाकिस्तान बना था 1947 में, ठीक है। अब 1947 बना था ये, तो ये ड्रग एक्ट 1940 कब का है, पाकिस्तान का है क्या नहीं है, इसको ज़रा सा देखते हैं। देखें, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त लेजिस्लेशन, जब फौरी तौर पर जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी थी ना, उसके लिए अक्सर जो ब्रिटिश इंडिया के जो एक्ट्स थे उन्हीं को अडॉप्ट किया था। थोड़ी बहुत चेंजेस की थी, मतलब जोग्राफिकल लोकेशन के हवाले से। तो 1940 कहीं पर 1935 लिखा होगा, ये वो वाला एक्ट है। इसके बाद फिर जब अगली लेजिस्लेशन हुई तो 1972 लिखा हुआ है, द जेनरिक नेम, द ड्रग्स जेनरिक नेम 1972 में एक एक्ट आया, प्रॉपर एक्ट लिखा हुआ है। अब इस वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम हिस्ट्री को देखेंगे। तो ड्रग एक्ट 1976 के आने के बाद ये दोनों एक्ट्स रिपील हो गए। अच्छा, अब रिपील हो गए तो एक सवाल आता है जहन में, ये ड्रग एक्ट है या ये इसमें जो भी ड्रग एक्ट 1940 भी था या भी था, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिसीजन हुए होंगे ना। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई लाइसेंस चाहिए होता है, ड्रग की सेल के लिए कोई लाइसेंस चाहिए होता है, इंपोर्ट के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो क्या होगा जब ये लॉ रिपील हो गए, तो उन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस वगैरह का क्या होगा। तो इस चीज़ को अगले सबसेक्शन में, सबसेक्शन 2, यहाँ देखिएगा, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 45, यहाँ पर इसका जवाब दिया है। नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील ऑफ द ड्रग एक्ट 1940 बाय सबसेक्शन 1, मतलब क्या लिखा है, इसको ज़रा सा मैंने हाईलाइट कर दिया, इसे ज़रा आप गौर से देख लें। नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील ऑफ ड्रग एक्ट 1940 बाय सबसेक्शन 1। ये सबसेक्शन 1 कौन सा है, सबसेक्शन 1 है ये वाला। ये किसका तस्करा कर रहा है, ये तस्करा कर रहा है कि सबसेक्शन 1 में ड्रग एक्ट 1940 को रिपील तो कर दिया है, लेकिन इसका असर इन चीज़ों पे नहीं पड़ेगा। किन चीज़ों पे नहीं पड़ेगा, एनी लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल इशूड देयर अंडर टू एनी पर्सन फॉर द रीवैलिडेशन ऑफ विच, ठीक है, ये टेक्स्ट आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उस एक्ट के तहत 1976 से पहले जब तक ड्रग एक्ट 1940 एप्लीकेबल था, इम्प्लीमेंटेड था, उसके अंडर किसी भी किस्म का कोई लाइसेंस इशू किया गया, वो लाइसेंस वापस नहीं होगा, वो इन्फोर्स चलता रहेगा जब तक उसकी वैलिडिटी है। वैलिडिटी ख़त्म हो गई, अब उसे री इशू कराना है, तो अब ड्रग एक्ट 1976 में जो नए प्रोसीजर बता दिए हैं उसके तहत ही रीवैलिडेट होगा, री इशू होगा, या जो भी सिलसिला होना है वो होगा, लेकिन एट वंस ख़त्म नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली अब ये क्या कहाँ लिखा हुआ है, ये बी क्या चीज़ है, इसे आप ज़रा सा रिकॉल कर लें। इस बी का क्या मतलब है। शुरू में मैंने कहा था ना कि आपको इन रेफरेंसेस को देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जहन लगाएं। सब क्लॉज होगा या क्लॉज होगा, ठीक है, सही सही पहचान गए यकीनन। मैं अच्छी उम्मीद रख रहा हूँ आप लोगों से कि आप यकीनन रिकॉल कर गए होंगे। दिस इज क्लॉज बी ऑफ
सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 45। अच्छा, क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है? क्लॉज ए में तो चलो लिखा हुआ था लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल, और यहाँ पर बात हो रही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लाइसेंस की। ठीक है, तो ये लाइसेंस भी ख़त्म नहीं होंगे। बाकी टेक्स्ट आप इसमें देख लीजिएगा, मजीद इसको देख लीजिएगा। इधर हमारा फोकस क्या था, अब मैं फिर रिकॉल करता हूँ सारी चीज़ें। रिपील एंड सेविंग। रिपील का मतलब ये है कि इस एक्ट, जो एक्ट आप पढ़ रहे हो, इसके आने के बाद पुराना कोई एक्ट ख़त्म हुआ है या नहीं, वो रिपील में आपको मिल जाएगा। सेविंग्स क्या होती हैं? सेविंग में लिखा होता है कि कोई पुराना एक्ट ख़त्म नहीं होगा, पैरेलल चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब दोबारा वापस आते हैं। इस टाइम पर मैं चाहूँगा एक छोटी सी समरी हम ज़रा कर लें, क्योंकि डिस्कशन मोड में हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, कुछ चीज़ें थोड़ा तेज़ी से मिस हो गई होंगी या आपको बार बार पीछे जाना पड़ेगा। मैं ज़रा यहाँ तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, उसकी मैं एक समरी बनाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट। ठीक। अ, हम ये बात कर रहे थे कि टाइटल कहाँ होता है। टाइटल आपको मिलेगा उमूमी तौर पर सेक्शन नंबर 1 में, शॉर्ट टाइटल। दूसरा सवाल हमारा ये था कि इम्प्लीमेंट कब से होगा। वो डेट कौन सी डेट होगी, जिस डेट को ये पास हुआ है पार्लियामेंट से, या जिस डेट को ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ। हमने कहा ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ। डेट आप लोग जहन में रखिएगा, इसकी डेट कौन सी है, ड्रग एक्ट 1976 की, मई 18। अच्छा, अब इसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल रट्टा लगाएं, ये परेशानी हो जाए कि भाई ये सब कुछ हमें याद रखना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं। ड्रग एक्ट 1976 आपको वैसे याद है, बस पता है 1976 में ड्रग एक्ट आ गया था। डेट पता हो अच्छी बात है, वरना लिखी हुई होती है, इतना ज़्यादा रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो मैं फोकस कर रहा हूँ, फोकस मैं सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि जिस दिन से ऑफिशियल गजट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश होता है, उसी दिन से ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी, अनलेस कि उसमें स्पेसिफाई किया गया हो कि ये इस डेट से नहीं बल्कि किसी और डेट से होगा। ठीक है, शॉर्ट टाइटल की बात कर ली, कमेंसमेंट की हमने बात कर ली। एक्सटेंट, एक्सटेंट क्या होता है? एक्सटेंट ये होता है कि ये एप्लीकेबल कहाँ पर होगा, वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया। इन तीन चीज़ों के बाद हमने देखा था कि रिपील एंड सेविंग। रिपील एंड सेविंग अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। रिपील एंड सेविंग या तो सेक्शन 2 में आपको मिल जाएगा या फिर बिल्कुल आखिर में मिलेगा। ड्रग एक्ट 1976 में रिपील एंड सेविंग आपको मिली सबसे आखिर में। सबसे आखिरी सेक्शन कौन सा है? 45। ये बार बार जो मैं दोहरा रहा हूँ ना, ये रिपीटिशन से घबराइएगा नहीं, इरिटेट तो डेफिनेटली हो ही रहे होंगे आप लोग, कोई मसला नहीं। रिपीटिशन का मकसद सिर्फ ये है कि ये चीज़ें गैर महसूस तरीके से आपके जहन में रह जाएंगी, बाद में बहुत फ़ायदा होगा। सेक्शन 1 में लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। सेक्शन 45 में रिपील्स एंड सेविंग, कौन सा लॉ एग्जिस्ट करेगा, कौन सा लॉ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ तक हमने समरी बना ली, अब तक हमने जो डिस्कस किया, अब नई चीज़ हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर एक और चीज़ आती है, रैंडमली चले मैं कहीं पर भी चला जाता हूँ। अभी हम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट में आगे बढ़ा रहा हूँ, एंड नाउ we are randomly reading a text. Okay, regulation of sale of drug. Okay, the provincial governments, मैं से हाईलाइट कर दूं इसे, the provincial government shall regulate the sale of drug in the prescribed manner and may for that purpose make such orders. ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें देखें, अब बात जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब हमें इसमें से किसी लफ्ज़ का मतलब जानना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नॉर्मली हम कोई टेक्स्ट पढ़े होते हैं ना, हमारी ट्रेनिंग क्या है? हमारी ट्रेनिंग ये भाई नहीं समझ में आ रहा मुझे, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूं, ये कॉमनली जो प्रॉब्लम आती है प्रेस्क्राइब्ड मैनर, ये प्रेस्क्राइब्ड क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता भाई, क्या करूँगा? अगर मैं कंप्यूटर पे देख रहा, मैं गूगल पे सर्च कर लूँगा, मेरे पास डिक्शनरी रखी है, मैं डिक्शनरी को देखूंगा कि प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आप लॉ पढ़ रहे होते हैं ना, तो लॉ पढ़ने के लिए आप पहली चीज़ आप डिक्शनरी नहीं देखेंगे। अगर आपको कोई वर्ड का मतलब समझना है तो पहला रेफरेंस पॉइंट आपका क्या होगा? इसी एक्ट में डेफिनेशन का सेक्शन। चलें, प्रेस्क्राइब्ड के मुझे प्रॉब्लम है, प्रेस्क्राइब्ड का वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सेक्शन 3 में। सेक्शन 3, कहीं पर सेक्शन 2 होगा। क्या है सेक्शन 3 में? सेक्शन 3 में क्या है भाई? सेक्शन 3 में है डेफिनेशंस।
यहाँ डेफिनेशंस हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हुई हुई हैं। अब हम ये करेंगे कि इधर हम अल्फ़ाबेटिकली प्रेस्क्राइब का वर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रेस्क्राइब का मतलब है, मतलब लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है तो जो डेफिनेशन जो एक्सप्लेनेशन यहाँ होगी उसे फॉलो करें विद इन द स्कोप ऑफ दिस एक्ट। नहीं लिखी हुई फिर भाई डिक्शनरी देखें, उसको फिर देखने की कोशिश करेंगे। प्रिस्क्राइब्ड, पी मिसब्रांडेड, प्रिस्क्राइब, ओके। प्रिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, मतलब ज़रा इसको समझने की कोशिश करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, जहाँ पर भी प्रिस्क्राइब्ड लिखा हुआ होगा ना, इसका मतलब ये होगा कि इस चीज़ के रेलेवेंट रूल्स मौजूद हैं। अगेन, अब रूल्स क्या होते हैं, इसी लेक्चर के शुरू में कहा था कि डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर डिफरेंस पता है तो ठीक है, अब आपको पता, अब ये अंडरस्टैंडिंग आसान होगी। नहीं है, अगेन यहाँ से फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, पुराने लेक्चर्स में ढूंढना पड़ेगा कि रूल्स क्या होते हैं। अच्छा, रूल्स क्या होते हैं देख लीजिएगा, अब इसमें काफ़ी टाइम हमने लगाया था। इस वक्त हमसे भी देखें कि प्रेस्क्राइब्ड का क्या मतलब है। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब ये है कि जहाँ पर कि इसके रेलेवेंट रूल्स बने हुए होंगे। अब हम वापस जा रहे हैं, हमने इस चीज़ को देखा कहाँ था, हमने देखा था रेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ ड्रग में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर टेक्स्ट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शेल रेगुलेट द सेल ऑफ ड्रग इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड मे फॉर दैट पर्पज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल ऑफ ड्रग रेगुलेट करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इसके हवाले से ये कुछ ना कुछ रूल्स बनाएंगे, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से मतलब यहाँ पर आपने प्रिस्क्राइब का मतलब देख लिया। थोड़ा सा मैं और आगे जाता हूँ, अब हम ज़रा और आगे आते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि प्रोहिबिशंस में ज़रा सा हम देख लें, ओके। सेक्शन 23, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग। इसमें लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। अच्छा, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा वर्ड है जिसको समझने के लिए आपको डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज ए, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर फॉर सेल और सेल। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट, अच्छा, अब चूंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा ज़हीन है, ज़रूरत से ज़्यादा जहन चलता है, तो एक्सपोर्ट का ही मतलब पता होगा, इंपोर्ट का ही मतलब पता होगा, मैन्युफैक्चर का ही मतलब पता होगा, ठीक, बिल्कुल पता होगा। लेकिन यहाँ पर देखें, हम पढ़ रहे हैं एक्ट, इस चीज़ को देखें क्योंकि यहाँ पर अब आ रही है टर्मिनोलॉजी। ऊपर जो कुछ था वहाँ पे ऐसे टर्मिनोलॉजीज नहीं थी। अब एक्सपोर्ट की टर्मिनोलॉजी अलग आई है, इंपोर्ट अलग है, मैन्युफैक्चर अलग है। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या डेफिनेशन इसकी दी गई है। इसी तरीके से आप और आगे देखें, स्पूरियस ड्रग, काउंटरफीट ड्रग, ये होती क्या है। डिक्शनरी खोलने से पहले मेरा बस, मैं बार बार सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डिक्शनरी खोलने से पहले या जो आपके जहन में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बना हुआ है उस पर रिलाई करने से पहले एक नज़र इनकी डेफिनेशन पे डालें। अभी हम डेफिनेशन ज़रा देखते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर की। चलें ज़रा देखते हैं। सेक्शन 3, ओके, सेक्शन 3। अब मैं इसमें एक्सपोर्ट में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट ज़रा हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे, ये रहा एक्सपोर्ट। Export, with its grammatical variation and cognate expressions, means to take out of Pakistan by sea, land or air. जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में था वो ही है, मतलब किसी कंट्री से आप बाहर दूसरे कंट्री में कोई चीज़ भेज रहे हैं, ठीक। ये बताने का मकसद क्या था कि आप इसको कंफर्म कर लें कि यही मतलब है। और यहाँ अगर आप गौर करें ना, इस चीज़ को मज़ीद स्पेसिफाई किया है कि किस रास्ते से ले जाया जा सकता है, कि मीन्स टू टेक आउट ऑफ पाकिस्तान बाय सी, लैंड और एयर। कोई और रास्ता है पाकिस्तान से बाहर ले जाने का? सुरंग खोद के ले जाएंगे, लैंड, पानी से जा रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं, किसी भी तरीके से जा रहे हैं। मतलब ये तीनों जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो मेजर रूट्स हैं वो हो गए। बाकी आपके जहन में कोई और हो तो वो शेयर कर लीजिएगा,
बाद में शायद तक कोई और वर्ड ऐड कर लें। और फिलहाल यही तरीके कि बाई सी, लैंड और एयर यहाँ से आप एक्सपोर्ट लेकर ले जाएंगे। इसको ज़रा सा दूसरा देखें कि जो लीगल चैनल्स हैं, इसको ऐसे देखें, पाकिस्तान से, मतलब अगर आपको पाकिस्तान से कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो आप या तो सी से कर सकते हैं, लैंड से कर सकते हैं, या एयर से कर सकते हैं। इनके लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट का भी तकरीबन यही मतलब होगा, बिल्कुल यहीं पर लिखा हुआ है, मीन्स टू ब्रिंग इन टू पाकिस्तान बाई सी, लैंड और एयर। ये इधर जो डेफिनेशन लिखी हुई डेफिनेशन वही है जो कि आपका कॉन्सेप्ट था, कोई सच कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर मुझे सिर्फ ये बताना था कि लॉ में चीज़ों को क्लेरिफाई किया जाता है, खासतौर पर डेफिनेशन में इन्हें क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं है तो इनके जो रेलिवेंट रूल्स बने होंगे वहाँ पर इसे डेफिनेटली क्लेरिफाई किया गया होगा। उधर क्या टर्मिनोलॉजी देखी थी हमने थोड़ी देर पहले, आप लोग बैक करके देख लीजिएगा। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर ज़रा मैं देखूँ, ओहो, मैन्युफैक्चर की ज़रा बड़ी डेफिनेशन आ गई है। अब आपको ये ज़रा समझना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर का अभी तक जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट था वो ये था, मैन्युफैक्चर मतलब है बना दो, टू मेक, टू प्रिपेयर। ठीक। अब डेफिनेशन है ये, और इस डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। अब वैसे चलें, आज डिस्कस तो नहीं करना था, लेकिन चलो अब ये टर्मिनोलॉजी आ गई है तो इसको हम देख लेते हैं। मैन्युफैक्चर, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन आ रही है, अगर देखने में प्रॉब्लम हो तो ऑलरेडी मैनुअल आपके पास मौजूद है। मैन्युफैक्चर, अच्छा, और ये डेफिनेशन है क्या, इन रिलेशन टू अ ड्रग, स्पेसिफाई कर दिया। ये डेफिनेशन सिर्फ ड्रग से रिलेटेड होगी, जो चीज़ ड्रग नहीं है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। मीन्स ऑल ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग इंक्लूडिंग, ठीक है, यहाँ तक तो सही था ना। अब यहाँ पर ज़रा कैच है, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग, कंपाउंडिंग, फॉर्मुलेटिंग, फिलिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, अल्टरिंग, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। And labeling with a view to its storage, sale and distribution, but does not include the compounding and dispensing or the packing of any drug in the ordinary course of retail business or on a prescription of a registered medical practitioner. अच्छा, ज़हन में रखें मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन इतनी लंबी क्यों है। शुरू में आप देखिएगा स्कोप, प्रीएम्बल क्या था, एन एक्ट टू रेगुलेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चर का था ना। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, आपको ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी ये बताना ज़रूरी है, वरना लोग इस कमी का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में तमाम चीज़ें शामिल कर ली हैं। जो हमारा इनिशियल कॉन्सेप्ट था ना, इनिशियल कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब है ठीक है चीज़ें बना दी। पिछली क्लासेस में जब हमने डिस्कस किया है तो जब भी ये सवाल होता है तो इंटरेक्टिव सेशन होता है, सवाल करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का यही कॉन्सेप्ट होता है। पैकेजिंग अक्सर औकात लोग रिकॉल नहीं कर पाते कि पैकेजिंग भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, रीपैकिंग भी इसका पार्ट है। और बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग एंड लेबलिंग, लेबलिंग भी है। और बात अगेन यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको रोकता हूँ यहाँ पर। आप लोगों ने डिस्पेंसिंग की लैब कंडक्ट की होगी, प्रिपरेशन की लैब, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, डोजेज फॉर्म साइंस की भी आपने लैब ली होगी, वहाँ पर आपने कुछ बनाया था, कोई मैन्युफैक्चरिंग की थी। अब सवाल ये आता है कि अभी थोड़े पहले मैंने ये कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग की लाइसेंस चाहिए, तो जब आप लैब में कोई ड्रग बना रहे होते तो उसके लिए किस किस्म की लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लाइसेंस चाहिए भी होता है, बगैर लाइसेंस का बनाया जा रहा है, वो तो बगैर लाइसेंस के बना रहे, यू डोंट हैव एनी लाइसेंस। तो वो क्या था, वो क्या चीज़ होती है। तो उस, अब पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे या पूरा आइडिया नहीं होगा, हाफ कुक चीज़ होगी तो हो जाएगा भाई वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग है। अब तक जो पढ़ा है इंक्लूड, जैसे इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग, कंपाउंडिंग, फॉर्मुलेटिंग, ये तो कर रहे हो लैब में, और विदाउट लाइसेंस कर रहे हो। उधर सेक्शन 23 जो अभी छोड़ के आए हैं वहाँ पर प्रोहिबिशन है, और सेक्शन 27 में चले जाओगे तो सेक्शन 27 में इसकी पेनल्टी है। अब ये क्या होगा, तो इसको ज़रा सा आप देखें। ये सबके बाद फिनिशिंग एंड लेबलिंग विद अ व्यू टू इट्स स्टोरेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर आप कोई ड्रग बना रहे हो, सारे ऑपरेशन से पैकिंग तक, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे स्टोर करना है, उसे सेल करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, वरना मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। फिर इसी तरीके से आगे भी कवर कर दिया है कि जो कंपाउंडिंग होती है ना,
ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے آپ فارمیسی میں گئے ہو وہاں پر جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے تو وہ چیزیں مینوفیکچر کے کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں. یہ بہرحال یہ اسے ہم ڈیٹیل میں میرے خیال ہے اپ کمنگ لیکچرز میں ڈیفینیشنز کو جو ہم ڈسکس کریں گے اسے مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے. ابھی آبجیکٹو میرا صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو فوکس کر رہا ہوں کہ ڈیفینیشن آپ کو دیکھنی ہوتی ہے اور ڈیفینیشن میں کرٹیکلی ورڈ ٹو ورڈ ہمیں جا کے دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک. اب ہم یہاں تک کی اگر ہم سمری بنائیں, یہاں تک جو کچھ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے اس کی سمری کچھ اس قسم کی بنے گی کہ آپ نے اس کے مختلف پورشنز دیکھے ہیں. لا کا ٹائٹل کہاں لکھا ہوا ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے. امپلیمنٹ کب سے ہے یہ بھی آپ ڈھونڈ لیں گے کہاں لکھا ہوا ہے. ایکسٹینٹ, کمنسمنٹ, یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں. ریپیل اینڈ سیونگ کی ٹرمینالوجی اب آپ لوگوں کو پتہ ہے, اب یہ بھولیے گا نہیں. ریپیل کا مطلب کیا, اس ایکٹ یا رول کے آنے کے بعد کون سا ایکٹ یا رول ختم ہو گیا ہے. سیونگ, کون سا ایکٹ یا رول اپنی جگہ پر موجود ہے. ٹھیک. یہ چیزیں ہیں, ان کو ذہن میں رکھیے گا. دوبارہ اگر ضرورت پڑے, ویسے تو میں کوشش کی بار بار لیکچر میں اریٹیٹ ہوتے ہوں گے آپ لوگ, میں چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں. ریپیٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار ریکال نہ کرنا پڑے. اگر اس لیکچر کو توجہ سے سنیں تو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, سمجھ میں آ جاتی ہیں. اچھا, اب نیکسٹ لیکچر میں کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں سے اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اسے کور کریں گے. باقی ایک بڑا بریف سا کوئک اوور ویو میں دینا چاہوں گا ہسٹری کا, لیجسلیشن کی ہسٹری کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسے ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. باقی امید ہے کہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی, ہوپ فلی. اوکے.